हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस। आज के सेशन में हम विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्दी के 20-20 और क्वेश्चंस की बात करेंगे। पिछले दो सेशंस में हम 40 नंबर तक बात कर चुके हैं चारों राइटर्स की। आज से हम शुरू करेंगे 41 नंबर से। So let's start. And the first question it says, to which category that two works of William Shakespeare, Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, belongs to? यानी ये बताना है आपको कि विलियम शेक्सपियर की जो दो वर्क हैं, पहला ये हो गया आपका वीनस एंड एडोनिस और जो दूसरा है वो क्या है, रेप ऑफ लुक्रीज। तो ये जो वर्क हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? हम सभी को पता है कि ये पोएम्स हैं और ये नरेटिव पोएम्स की कैटेगरी में आएगी। और इनको जो इसने लिखा था, इन्होंने शेक्सपियर ने 1593 में। तो ये वो समय था जब इंग्लैंड में प्लेग की मार थी और प्लेग की वजह से सारे थिएटर क्लोज थे। तो ड्रामा की बजाय पर शेक्सपियर ने पोइट्री में हाथ आजमाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के नेशनल पोएट कहलाते हैं, उनके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं अक्सर लोग? तो वो जो टर्म है वो क्या मास्टर ड्रामाटिस्ट है या सुप्रीम पोएट है या बॉर्ड ऑफ लंदन है या बॉर्ड ऑफ एवॉन है? जैसे कि हमें पता है कि इनका जो जन्म है वो एवॉन में ही हुआ था, तो इनको बॉर्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी पुकारा जाता है या इन्हें बॉर्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसी ब्रेडले ने इसको लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के टाइटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज शाइलॉक इज द कैरेक्टर इन? शाइलॉक कैरेक्टर है शेक्सपियर के किस वर्क में? तो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो आपका 1595 ले लीजिए, वैसे 96 ही आता है इसके लिए, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आपका एंटनी है और जो हीरोइन आप कहिए तो वो पोर्शिया है, और जो इसका दोस्त है जिसकी वजह से पूरी कहानी एक अच्छा टर्न लेती है बसैनियो है, और जो इसमें ज्यू है शाइलॉक, जिसके लिए ये बहुत फेमस हुआ वर्क शाइलॉक ये। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है ना शाइलॉक, जिसकी इन्होंने बात पूछी है, ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। और जो शाइलॉक का कैरेक्टर है इन्होंने लिया है द ज्यू ऑफ माल्टा से। मार्लो का वर्क है द ज्यू ऑफ माल्टा। देखिएगा इसको, द ज्यू ऑफ माल्टा। ठीक है, इसी से प्रेरित है पूरी तरह से ये वर्क इनका, और खास करके जो कैरेक्टर है शाइलॉक का, ये तो इसी से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स? शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर्स में फोर्थ विच किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेट कर रहा है? मैकबेथ से। और मैकबेथ की जो वाइफ है वो कहलाती है फोर्थ विच। हमारा जो आंसर होगा लेडी मैकबेथ। 3 विचेस तो दिखाई गई हैं जो एक्ट 1 सीन 1 में शेक्सपियर से मिलती हैं और उसको भविष्यवाणी बताती हैं। और भविष्यवाणी क्या थी कि अभी वो थेन ऑफ कॉर्डोरा बनेगा और उसके बाद में राजा बनेगा, और शेक्सपियर के मैकबेथ के साथ में कौन था? बैंको था। तो उसके लिए भी कहती हैं कि तुम तो नहीं बनोगे राजा, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी से राजा बनेंगे लोग आकर के। ठीक है, तो ये 3 विचेस थी जो ये कहती थी, लेकिन ये जो फोर्थ विच है इस लेडी मैकबेथ को कहा गया है। इसका रीज़न क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि मैकबेथ पहले हिचकिचाता है कि मारना नहीं चाहिए, अगर ये भविष्यवाणी है तो खुद ब खुद किस्मत जो है मुझे सीट तक ले जाएगी, राजा बनाने तक, है ना। लेकिन लेडी मैकबेथ कहती है कि कभी कभी हमें छीनना भी पड़ता है, और उसे नामर्द भी कहती है मैकबेथ को, और उल्टा सीधा उससे जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है। चिढ़ाने से मतलब है कि उसको बेइज्जत करती है, और अपने आप, और ये काली शक्तियों से क्या कहती है कि मेरे अंदर से ये जो औरत होने की नरमी है ना, इसको छीन लो, अनसेक्स मी, ये कहती है। इसलिए इसको जो है फोर्थ विच कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन? दिया ही नहीं है तो क्या नाम बताइएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, डी आपका ऑप्शन सही होगा, ये डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। तो ये जो लाइन है ये किसने कही है भाई?
बताइएगा, क्या मैकबेथ ने या उसकी पत्नी ने? तो फर्स्ट विश, सेकंड विश, थर्ड विश तो इनमें से किसी ने नहीं कही है। तो आप ये समझिए कि द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, ये शायद लेडी मैकबेथ ने कही। उसको आप देख लेना एक बार, लेडी मैकबेथ। ठीक है, चलिए, मैकबेथ भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच रेस्ट डू। ओथेलो, किंग लियर, ओथलो, किंग लियर, हेमलेट, टेम्पेस्ट। देखिए ये जो आपके तीन प्ले हैं ना, आपके ओथलो से लेकर के हेमलेट तक, ये चार ट्रेजिडीज में से हैं। मैकबेथ इसमें जोड़ दीजिए तो ठीक है। टेम्पेस्ट जो है वो इससे अलग है, इसको ड्रामेटिक रोमांस कहा गया है, क्योंकि ये लास्ट समय का वर्क है शेक्सपियर का, तो ये इनसे अलग हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लियार्टस। लियार्टस जो है किसको फ्रांस भेजता है, सॉरी पोलोनियस फ्रांस किसको भेजता है लियार्टस पर नज़र रखने के लिए? देखेंगे ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। रिनाल्डो है, गाइडो है, ओफीलिया। ओफीलिया तो नहीं भेज सकता। चलिए अब आंसर आ गया है, रिनाल्डो को पोलोनियस भेजता है कि जा करके लियार्टस पर नज़र रखिए। और उसको जाने से पहले कहता है पोलोनियस, अपने लियार्टस बेटा है इसका, तो उससे कहता है कि ना तो किसी से उधार लेना, ना तो किसी को उधार देना। क्यों? क्योंकि जो उधार है ना, वो पैसा भी उससे जाता है और जो दोस्त है वो भी चला जाता है। ठीक है, ये अच्छी लाइन है जो इन्होंने बोली, पूछी भी जाती है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्ले मैकबेथ। कितने लोग मैकबेथ प्ले के दौरान मारे जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, क्या 2 लोग, 5 लोग, या 7 लोग, या 7, 5, 2, इनमें से नहीं है। ये हमारे 8 लोग टोटल मारे जाते हैं, किसमें, हेमलेट प्ले के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु स्पीक्स द फेमस सोलिलोक्वी, जो कि है टू बी और नॉट टू बी, हेमलेट कहता है, किसमें कहता है, प्ले हेमलेट में। ठीक है, चलिए आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। ये बी से पहले डी आ गया, ऊपर सी होगा इसका। ठीक है, कोई नहीं, अपना आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट। हेमलेट का कंप्लीट टाइटल क्या है? वो ये है पहला वाला, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है भाई, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। हेमलेट है, जो सबसे लंबा प्ले कहा जाता है शेक्सपियर का, वो कौन सा कहा जाता है, हेमलेट कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है। ठीक है, और सबसे स्लो भी है, ये भी कहिए, सबसे स्लो और सबसे लंबा प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिपेक्ट्स प्रेस हेमलेट एंड हिज रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस। तो हेमलेट प्ले है, हेमलेट का नाम आ ही गया है, तो प्ले हेमलेट है। और वो बदला क्यों लेना चाहता है अपने अंकल से? क्योंकि जो क्लॉडियस था, इसी ने इसके बाप किंग हेमलेट को कान में जहर डाल करके मार दिया था, और उसकी वो मदर से शादी भी कर रही थी तुरंत ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज सेट इन डेनमार्क। प्रिंस ऑफ डेनमार्क, उसका पूरा जो टाइटल अपन ने पढ़ा है ना अभी, वो इसीलिए टाइटल है कि जो उसकी सेटिंग है ना, वो डेनमार्क की, या डेनमार्क की बात करी गई है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। सिंड्रेला के बाद शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसको सबसे ज़्यादा फिल्माया गया है? तो वो है हमारा हेमलेट। कौन सा प्ले है, हेमलेट। अपने यहाँ इंडिया में भी एक हैदर मूवी बन चुकी है इसके ऊपर, है ना, और भी बहुत सारी मूवीज इस पर बनी है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कड एज अ सोर्स टू शेक्सपियर्स हेमलेट। शेक्सपियर के वर्क के लिए कौन सा सोर्स है? तो लेजेंड ऑफ हेमलेट भी है, सेक्सो ग्रामेटिक्स जेस्टा डेनोरम भी है, और अर हेमलेट भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर होगा। वैसे मेन जो इसका माना जाता है वो अर हेमलेट आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो आप ये तीनों भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स प्लेड द टाइटल रोल इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मेनी शेक्सपियर्स प्लेज इंक्लूडिंग हेमलेट, ओथेलो, रिचर्ड सेकेंड एंड किंग लियर। इसमें हमसे पूछा गया है नाम एक्टर्स जिसने आपके
प्लेयर द टाइटल रोल इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मिनी, यानी जो टाइटल रोल है, जैसे हेमलेट जो वो बना और ओथेलो में भी इसी का नाम रहा, और रिचर्ड थर्ड में भी, किंग लियर में भी, तो वो नन अदर देन रिचर्ड बेबेज है। कौन है? रिचर्ड बेबेज। रिचर्ड थर्ड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, रिचर्ड रॉबिन्सन भी है नीचे, तो रिचर्ड बर्बेज आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरा। ठीक, चलिए। विथ दिस की, यानी सोनेट से शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम, ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं? ये वर्ड्स कहे हैं हमारे वर्ड्सवर्थ ने। स्कोर नॉट द सेनेट, ये टाइटल है इनकी सोनेट का, जिसमें इन्होंने ये वर्क कहा, या शायद पोएम है वो, उसको देख लीजिएगा। तो ये वर्ड्सवर्थ के शब्द हैं कि आप इसको इस सोनेट से घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ है या ये वो पोएम है जिससे शेक्सपियर ने अपने दिल के ताले खोले हैं। नेक्स्ट देखिएगा। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाय, ये रिमार्क किसका है? तो ये जो रिमार्क है आपका, क्या वो गोडोर्ड का है, ब्रेडली का है, या कॉलरिज का है, या निकोल का है? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? निकोल होगा। कैरेक्टर एंड डेस्टिनी और कैरेक्टर, डेस्टिनी एंड कैरेक्टर, ये दोनों जो बातें हैं ये रिलेट करेंगे आपके निकोल से। ठीक है, ये हो गए पूरे 20 क्वेश्चंस। अब बारी है 20 क्वेश्चंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की। चलिए देखिएगा। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, हर एक जो ग्रेट पोएट है वो एक महान टीचर है। ये वर्ड्स किसके हैं? हमारे वर्ड्सवर्थ के हैं। और पोएट्स के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड शैले ने भी कहा है। क्या कहा है वो? लेजिस्लेचर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये शैले ने कहा है, लेकिन टीचर किसने कहा है? वो आपके वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय, ये भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी। जो अच्छे आसान क्वेश्चन जो आपको लगेंगे तो उनको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है भाई। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1798, हम सभी जानते हैं कि इनका जो ये वर्क है ये 1798 में आया था। फिर जो दूसरा इसका एडिशन है ये 1800 में आया था। तीसरा एडिशन इसका 1802 में आया था, और फाइनल एडिशन इसका 1805 में आया था। ठीक है। एक चीज़ और, एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 1802 में पहली बार ये अमेरिका में पब्लिश हुआ था। इंग्लैंड से ज़्यादा अमेरिका में इसको जो है सराहा गया था इस वर्क को। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए, पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए। ये जो 1800 वाला आपका एडिशन था, इसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस जोड़ा था। ठीक है। और जो 1802 वाला एडिशन था, इसमें वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन जोड़ा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु सेड मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, ये भी लाइन हमारे वर्ड्सवर्थ की है, और जिस वर्क में इन्होंने ये लाइंस कही हैं वो कही हैं लंदन 1802 में। पूरी ये जो पोएम है ये डेडिकेटेड है जॉन मिल्टन के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु रोट, किसने लिखा, एंड अबाउट हुम दाई सोल लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लिखा है हमारे वर्ड्सवर्थ ने। किसके लिए? मिल्टन के लिए। ठीक है भाई। वर्ड्सवर्थ ने ये बात मिल्टन के लिए लिखी है कि तुम्हारी आत्मा को एक तारे की तरह है, ड्वेल्ट अपार्ट, जो हमसे दूर रहती है, जबकि हमें तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है इंग्लैंड में। ये भी बात कहते हैं आगे। वर्ड्सवर्थ रोड प्रिल्यूड इन, प्रिल्यूड कब, सॉरी, कितनी किताबों में लिखी गई? तो 14 बुक्स में। ये जो प्रिल्यूड है आपकी, ये कंप्लीट हो गई थी पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, 1805 में। लेकिन ये पब्लिश हुई है आपके वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद, यानी पोस्टमसली पब्लिश हुई थी 1850 में। इनकी वाइफ ने पब्लिश कराई थी। ये 2 पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 1850 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, पब्लिश हुई और लिखी गई है कब? 1805 में कंप्लीट। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू whom is Wordsworth's autobiographical poem The Prelude addressed? None other than Coleridge। कॉलरिज को इन्होंने ये एड्रेस की थी। पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है ये। टीजीटी नहीं, पीजीटी, आपसे भी बड़े एग्जाम्स में आया है ये, तो हल्के मत लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम? कीट्स कहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ है ना, यह ईगोटिस्टिकल सबलाइम है। ठीक है, और भी कई इम्पोर्टेंट पोएट्स ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, जिसे टी.एस. इलियट कहते हैं कि ये अपनी फिलॉसफी को खुद फॉलो नहीं करते हैं, दूसरों को फॉलो करने के लिए कहते हैं। ये भी बात है जो उनके बारे में कही जाती है। आगे क्वेश्चन आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे उसको। तो कीट्स ने इनको कहा था इकोटिस्टिकल सबलाइम। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर। ये जो लाइन्स हैं ये टू मच, इसको ध्यान रखिए। लिटिल का टू मच यानी इसके एंटोनाइम्स आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये जो लाइन है आपकी, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, हम प्रकृति में बहुत कम वो चीज़ें देख पाते हैं जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाई हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा द वर्ड इज टू मच विथ अस से, ये लाइन यहाँ से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? कौन है राइटर आपके? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और ये पब्लिश हुआ था वर्क इनका 1893 के आसपास। इसी के साथ साथ एक वर्क आया था इनका, इवनिंग वॉक। ठीक है, ये दोनों वर्क इसी समय पब्लिश हुए थे। ठीक है भाई, ईयर ध्यान रखिएगा, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिटन रूथ? रूथ किसने लिखी है? ये भी हमारे वर्ड्सवर्थ ने लिखी है पोएम। ठीक है, ये कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिनमें वर्क रिलेट करेंगे, तो सभी वर्क्स आपको याद होने चाहिए चारों राइटर्स के, क्योंकि आपके सामने 4 वर्क दिए जा सकते हैं और उनमें से पूछा जा सकता है कौन सा नहीं है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है वर्नल वुड वाली, ये कहाँ से ली गई? तो ये जो लाइन है हमारी टेबल टर्न्ड से ली गई है, जो आपका पहला ही ऑप्शन है। टेबल टर्न्ड से ली गई है, इसको आप याद रख सकते हैं। वर्नल वुड, वुड मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल से हम क्या लाते हैं? लकड़ी, और लकड़ी से हम आकर के फिर घर में अपने टेबल बना लेते हैं। तो जब ये लाइन आपके सामने आएगी कि वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड, तो वुड को देखते ही आपके दिमाग में टेबल आ जाना चाहिए। जो टेबल आ जाएगा तो फिर पूरा टाइटल द टेबल टर्न्ड। ठीक है भाई, चलिए कनेक्ट करिए कहीं ना कहीं से, तो चीज़ें याद रहती हैं जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पीटर बेल? ये भी आपके वर्ड्सवर्थ ने लिखी है पीटर बेल पोएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम। जहां पर सोल की बात आ जाए तो आपको एक इनका वर्क ध्यान रखना है, वो है इमॉर्टैलिटी ओड। ठीक है, ये जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी, और इसी को हम इमॉर्टैलिटी ओड भी कहते हैं, इमॉर्टैलिटी ओड। ठीक है, तो आत्मा की, परमात्मा की बात इन्होंने इसी में करी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और इमोर्टल से आप याद रख सकते हैं कि सोल जो है हमारी इमोर्टल है, तो जब सोल की बात होगी तो इमोर्टैलिटी ओड में हम चले जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है, स्केच ऑफ नेचर, तो ये तो अभी हम पढ़ के आए जी 1793। अच्छा, उसमें 1893 बता दिया है भाई, ये चीज़ थोड़ा सा वहाँ पर हम माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। 1793 में ये वर्क आया था। ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। कहाँ गए भाई डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस मिल जाओ। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चैन एस्टन, प्रिल्यूड हो गई, और मिल्टन अबाउट। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? अभी तो बात करी है अपन ने, पहला ही क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। चलिए देख रहे हैं अपन, नहीं आएगा तो इसी में फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। ये आया, ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है ना, यहाँ पर हमने 1893 बता दिया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वैसे वही क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, 1793। ठीक है, और इसी साल ये इवनिंग वॉक भी आपका पोएटिक कलेक्शन आया था। ठीक है भाई, ये 2 डेट मिस हो गई थी थोड़ी सी अपन से, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विथ 4 पोएम्स कोल्ड्रिज के द्वारा, 19 बाय वर्ड्सवर्थ के द्वारा, यानी टोटल 23 पोएम्स थी। कब पब्लिश हुई थी? 1798 में। एक बार और देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। इसका दूसरा जो एडिशन है वो कब आया था? 1800 में। तीसरा कब आया था?
1802 में। इस 1800 वाले में इन्होंने प्रीफेस जोड़ा था, और ये 1802 वाले में इन्होंने क्या जोड़ा था, पोएटिक डिक्शन जोड़ा था। ठीक है भाई, चलिए। और इसकी शुरुआत किस पोएम से हुई थी, द एंशिएंट मैरिनर कोलरिज के पोएम के द्वारा, और अंत होता है वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटर्न एबे के द्वारा, टिंटर्न एबे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी ध्यान रखिए कि पहली पोएम कौन सी है, एंशिएंट मैरिनर, और लास्ट पोएम लिरिकल बैलेंस की कौन सी है, वो है आपकी टिंटर्न एबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय टी.एस. इलियट। यही टी.एस. इलियट हैं जो अभी बात आपको बताई कि ये कहते हैं कि ये खुद अपनी फिलोसफी को जो है फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रिंक्विलिटी, ये इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी का जो इनका प्रोफाउंड फिलोसफी है वर्ड्सवर्थ की, इसको टी.एस. इलियट ने रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि आप खुद तो फॉलो कर लीजिए, फिर दूसरों को बताइए। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड इन, क्वेश्चन आ ही गया, पीजीटी 2003 में पूछा गया है, हमें पता है 1805 में इसे लिखा गया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1850 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एडेड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, पीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया है, तो हमें पता है कि जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, 1800। ये जो 1800 सन है, इसमें सेकेंड आपका एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन मिल्टन में आ गए हैं, अब उनके 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। सैमसन एगेनिस्टिस इज आ, ये सैमसन एगेनिस्टिस जो है क्या है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो हमें पता है कि एक ऐसा ड्रामा है कि जो सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो इसका मतलब है कि ये क्लोसेट ड्रामा है। ठीक है, ड्रामा ओनली टू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोआ एंड डेलिया, ये किसमें है कैरेक्टर्स, ये भी आपके सैमसन एगेनिस्टिस में कैरेक्टर है। जो आपकी मनोआ है और डेलिया है, ये दोनों कैरेक्टर आपको सैमसन एगेनिस्टिस में देखने को मिलेंगे। मनोआ कौन है, ये एगेनिस्टिस के पिता हैं, और जो डेलिया है वो इनकी वाइफ है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैमसन एगेनिस्टिस इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, ये जो ट्रेजेडी है ये किस मॉडल पर बेस्ड है, तो हमारा सीधा आंसर होगा सोफोक्लीज के मॉडल पर आपकी सैमसन एगेनिस्टिस बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट। देखिए नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, यहाँ कुछ नहीं है जिस पर आंसू बहाया जाए, तो ये जो लाइन्स है ना, ये सैमसन एगेनिस्टिस के दुख भरी अक्सर जो लाइन आपको मिल्टन की मिलेंगी, वो इसी वर्क से आपको मिलने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, मिल्टन कहते हैं कि किताबें कोई बेजान चीज़ें नहीं हैं, बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम, बल्कि इनमें एक जीवनदायिनी शक्ति है, ताकत है। बी एज एक्टिव एज दैट सोल वाज हुज प्रोजेनी दे आर, करें कि वैसे ही एक्टिव बनिए जैसे वो इन किताबों के लिखने वाले लोग थे। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, एरियोपेजिटिका से, जिसमें किसकी बात की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए इसको लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्यों, क्योंकि 1743 में एक एक्ट पास किया गया था इंग्लैंड में कि जो भी छपेगा उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग एक्ट के खिलाफ इसको मिल्टन ने लिखा था। और ये जो एक्ट है ये कब आया था, एक बार ध्यान कर लेने दीजिए, नहीं तो फिर से मिस कर जाएंगे डेट अपन। 1843 नहीं है, ये 1643 है भाई। ठीक है, और ये जो इसके ईयर है लिखने का एरियोपेजिटिका का, ये ईयर है आपका 1644। ठीक है, 1644 में इसको लिखा था मिल्टन ने। नेक्स्ट देखिएगा, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, ये कहा है मिल्टन ने किसके बारे में बताइए, शेक्सपियर के बारे में, कि तुम तो इतने महान हो कि तुम्हें किसी नाम की भी जरूरत नहीं है भाई, है ना। तो ये ऑन शेक्सपियर की लाइन्स हैं, मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए कही हैं। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, टीजीटी 2013 में पूछा गया है, और इसको लिखने वाले हैं हमारे सैमुअल जॉनसन। कौन लिखने वाले हैं, सैमुअल जॉनसन लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रुथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज सनबीम, तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं ये बता,
क्या ये लाइंस आपकी एरियो पेजिटिका से ली गई हैं, लाइसिडस से ली गई हैं, या द डॉक्ट्रीना सॉरी द डॉक्ट्रीन या डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये यहीं से लाइन ली गई हैं आपकी। मिल्टन ये 5 ट्रैक्स लिखे थे किसको, तलाक को लेकर के, कि जब उन्हें, और ये तर्क देते थे कि भाई शादी में जब एक दूसरे से मेल ना खाए या एक दूसरे के कंपेटेबल ना हो तो क्या है, अलग हो जाना चाहिए। मगर जो चर्च का आपके रूल था वो इसकी इजाज़त ही नहीं देता था। चर्च का रूल कहता था कि जब तक एडल्ट्री ना करे कोई दोनों में से, या दोनों में से कोई एक दूसरे से अलग बहुत दूर ना चला गया तब तक डिवोर्स नहीं दी जाएगी। तो मिल्टन ने इसी बात पर ये 5 ट्रैक्ट लिखे थे। इसी में कहा इन्होंने, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाई एन अटवर्ड टच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नन कैन लव फ्रीडम हर्टली बट गुड मैन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस। लाइसेंस आ रहा भाई, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? लाइसेंस की अभी बात करके आए हैं अपन। नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड टू डिनाई दैट ऑल मैन नेचुरली वर बॉर्न फ्री। बड़ी अच्छी लाइन है, पूरी आज़ादी की बात करी गई। तो क्या ये रियो पेजिटिका में हम टिक लगा दें, ए और बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 100% लॉक कर दिया जाए इसको। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। अरे गजब हो गया भाई, तो फेल हो गए अपन। चलिए आइडिया थोड़ा गड़बड़ था, लाइसेंस से अपन कंफ्यूज हो गए। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। ठीक है भाई, नन कैन लव फ्रीडम हर्टली बट गुड मैन, और ये पहली लाइन हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा भाई, कंफ्यूजन हो सकता है लाइसेंस की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रेनोन्ड देन वॉर। करें कि जो शांति के द्वारा जीत पाई जाती है ना, वो युद्ध से कोई कम तो नहीं। ये बात कही है आपके किस में कही है? ऑप्शन देख लीजिए, एरियो पेजिटिका है, लाइसिडस है, और ये हमारा जो आंसर है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। क्रॉमवेल का नाम कैसे आया, कौन है ये, क्या आप जानते हैं इनको? देख लीजिए, बात कर लेते हैं इनकी भी। ये जो लॉर्ड क्रॉमवेल थे, ठीक है, इन्होंने 1642 में, रुकिएगा कहीं अच्छी जगह देखी जाए, 1642 में किंग चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, इनके साथ बहुत से लोग जुड़े थे, प्यूरिटन्स जितने थे वो इन्हीं के साथ में थे, मिल्टन उनमें से एक थे। 1642 से ये बात चलती है 1649 तक, मतलब जो गृह युद्ध या सिविल वॉर जो चलता है। 1649 में क्या किया जाता है, चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया जाता है, गर्दन अलग कर दी जाती है। ठीक है, और मोनार्की को रिप्लेस कर दिया जाता है, मोनार्की रिप्लेस की जाती है, और उसकी जगह पर क्या आता है, कॉमनवेल्थ रिजीम आती है, कॉमनवेल्थ रिजीम। ठीक है, कॉमनवेल्थ आप ध्यान रखिएगा। तो ये रिजीम आती है, तो इस रिजीम के जो हेड थे ना, वो थे जनरल क्रॉमवेल। ये रहते हैं 1649 से 1658 तक। ठीक है भाई, 1649 से 1658 तक। इनकी मृत्यु के बाद इनका लड़का जो था रिचर्ड क्रॉमवेल, वो 2 साल रहता है। फिर 1660 का जो साल है वो जाना जाता है किसके लिए, रेस्टोरेशन के लिए। ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के लिए। चार्ल्स सेकेंड को इंग्लैंड के लोग फ्रांस से बुलाते हैं और उसे गद्दी पर बिठा देते हैं। इसी दौरान मिल्टन को 1-2 महीने जेल में भी रहना पड़ा था, क्योंकि बहुत मुखालिफ थे ये राजा के, बड़े पम्फलेट भी लिखते थे, है ना, इसलिए। और ये जनरल सेक्रेटरी भी इनको बनाया था क्रॉमवेल ने, फॉरेन लैंग्वेजेस का। चलिए, बहुत सारे पॉइंट फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए भाई। ही दैट हैज लाइट विथ इन हिज ओन ब्रेस्ट मे सिट इन द सेंटर एंड एंजॉय ब्राइट डे। द अबव लाइन्स टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं, कॉमर्स से ली गई हैं। कॉमर्स क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ये एक मास्क है। क्या है भाई, मास्क है। चलिए, लॉर्ड ब्रिज वाटर के सामने इसको पेश किया गया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डज रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स। ये जो पूरी बात है, जो पूरा कथन है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, कुछ आइडिया लग रहा है? ये एक बार फिर से पढ़ेंगे। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डज रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। फेम, फिर से फेम आया है, फिर से फेम आया है। ये लाइन जो है वो लाइसिडस की होना चाहिए, एक बार चेक करेंगे, लाइसिडस की ही लाइन्स है। फेम को आप ध्यान रखिएगा।
कि फेम की बात की जाएगी तो हमारा जो जवाब होना चाहिए वो लाइसिडस होना चाहिए। और लाइसिडस क्या है? ये एक पेस्टोरल एलेजी है जिसे 1637 में लिखा गया था। 1638 में इसे पब्लिश किया गया था। और ये जो है लिखी क्यों गई? ये लिखी गई है एडवर्ड किंग, जो आपके मिल्टन के दोस्त थे, इनकी डेथ पर लिखी गई थी। ठीक है, ये क्या है? पेस्टोरल एलेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माई राइजिंग इज दाई फॉल, मेरा उठना तुम्हारा गिरना है। ये भी शायद लाइसिडस की लाइन, नहीं सॉरी, पैराडाइज रिगेन्ड की लाइन है। मेरा उठना ही तुम्हारा गिरना है, ये जो लाइन्स है हमारी, ये कहाँ से ली गई हैं? पैराडाइज रिगेन्ड से ली गई हैं। इसीलिए जो आसान भी क्वेश्चन है ना, वो कई बार दिमाग से निकल कर कंफ्यूज कर देते हैं अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द माइंड इज इन इट्स ओन प्लेस, जो माइंड है हमारा वो खुद में इज इट्स ओन प्लेस, वो अपनी जगह पर तो है, लेकिन कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, ये हेवन ऑफ हेल बना सकता है, हेल ऑफ हेवन बना सकता है या नहीं? हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसी के हिसाब से हमारी ज़िंदगी ढल जाती है। तो ये जो लाइन है ये सैटर्न ने कही है, और जो ये लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन्स हैं। ठीक है, चलिए हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन, इससे ध्यान रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट की बात की गई। नेक्स्ट, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन देन इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये भी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। और ये भी जो लाइन्स है ये किसके द्वारा कही गई हैं? सैटन के द्वारा, शैतान के द्वारा, जब से बाहर निकाल फेंका जाता है स्वर्ग से एडम और ईव को भड़काने के लिए, उनको भटकाने के लिए। ऑल इज नॉट लॉस्ट, लॉस्ट द अनकंक्वेरेबल विल, वो हमारे पास है। स्टडी ऑफ रिवेंज, वो भी हमारे पास है। इमॉर्टल हेट भी हमारे पास है। एंड द करेज, और वो साहस भी हमारे पास है। नेवर टू सबमिट और हील्ड, जो हमें कभी झुकने नहीं देता है। ये भी लाइन किसकी है? ये भी सैटन की लाइन है, पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। इससे कि आप उसके प्राइड और वैनिटी को समझ सकते हैं, कितना घमंड था उसके अंदर। उसको स्वर्ग से तो निकाल दिया गया, लेकिन अभी वो कह रहा है कि सब कुछ नहीं खोया है। अनकंक्वेरेबल विल, हमारी दृढ़ इच्छा हमारे साथ है, हमारा बदला हमारे साथ है। इमोर्टल हेट हमारे साथ है। गजब लाइंस कही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर लिबर्टी हैथ, सॉरी हाँ, है था शार्प एंड डबल एज, लिबर्टी जो है आज़ादी, ये दो धारी तलवार की तरह है। फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाय जस्ट एंड वर्चुअस मैन, इसे समझदार और गुणवान व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइंस जो हैं वो किसने कही हैं? तो ये लाइंस हमारे जॉन मिल्टन के अलावा कोई नहीं कह सकता। इतनी ज़बरदस्त लाइन है ये, मतलब जो ये 3-4 लोग दिए हैं इनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डबल एज से आप जॉन मिल्टन को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 58, तो फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, एज इन अवर विल टू लव और नॉट, इन दिस वी स्टैंड और फॉल, हु सेड, किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने कहा है। फिर से वही आज़ादी की बात हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगेंस्ट दिस, दोबारा क्वेश्चन आया है। ये एक वर्स प्ले है आपका, और ड्रामा क्या था, ये ऐसा प्ले या ड्रामा है कि जिसे आप सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, परफॉर्म नहीं किया जाता। मेलो ड्रामा है शायद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट शेक्सपियर सेक्शन, मिल्टन के सेक्शन से, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2013 में पूछा गया है, तो सैमुअल जॉनसन ने लिखी है। ठीक है भाई, चलिए अब बारी आती है जॉन गाल्सवर्दी की। जॉन गाल्सवर्दी के भी हम 41 से 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। पिछले 2 सेशन हम बता चुके हैं आपको कि पहले सेशन में 1 से 20 तक, फिर दूसरे सेशन में 21 से 40, और अब हम 41 से 60 तक चल रहे हैं चारों राइटर्स के लिए। इसीलिए हम इस सीरीज को कहते हैं कि फैंटास्टिक 4 है ये। चलिए, आर्ट इज द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट, फॉर आर्ट इज नेवर डॉगमेटिक, होल्ड्स नो ब्रीफ फॉर इटसेल्फ, यू मे टेक इट और यू मे लीव इट, या तो आप इसे ग्रहण कर लीजिए या फिर छोड़ दीजिए। तो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के किस वर्क को डिनोट करती हैं? सॉरी जॉन गाल्सवर्दी की बात कर रहे हैं। ये जो बात इन्होंने कही है, ये क्या फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में है, या मेड इन वेटिंग में है, या वेक थॉट्स ऑन आर्ट है? तो हम कहेंगे वेक थॉट्स ऑन आर्ट में ही इन्होंने आर्ट की बात की। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42,
द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी, द बिल्डिंग ऑफ अ हाउस, द राइटिंग ऑफ अ नॉवेल, द डेमोलिशन ऑफ अ ब्रिज एंड एमिनेंटली द फिनिश ऑफ अ वॉयज, द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये ऊपर की जो लाइन है ये कहाँ से ली गई हैं? कुछ आपको ऐसे वर्ड्स में दिख रहे हैं जो कि हमारे लिए हिंट का काम कर सकते हैं। वो है ब्रिज और दूसरा क्या है? वॉयज। ब्रिज कहाँ मिलेगा आपको? नदी में मिलेगा। वॉयज जो हम यात्रा कहते हैं वो भी पानी में की जाती है, उससे भी आप नदी को रिलेट कर लीजिए तो ओवर द रिवर से ये लाइन्स ली गई हैं। ठीक है, ब्रिज और वॉयज ध्यान रखिए, ओवर द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू सेव द ओल्ड दैट्स वर्थ सेविंग। हाउ टू सेव द ओल्ड, पुरानी परंपराओं को, लोगों को, चीज़ों को कैसे बचाया जाए जिनका बचाया जाना ज़रूरी है। वेदर इन लैंडस्केप, हाउसेस, मैनर्स, इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन टाइप्स इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स एंड द वन दैट वी बोदर लीस्ट अबाउट। तो ये जो लाइन्स है हमारी, ये भी आपकी ओवर द रिवर से ली गई हैं, और इस ओवर द रिवर को ध्यान रखने के लिए आप रिवर को रिलेट कर सकते हैं लैंडस्केप से। लैंडस्केप, नदी को देखिए तो एक फ्लैट ज़मीन आपको नज़र आती है ना, ज़मीन की तरह नज़र आती है, मैदान सा नज़र आता है, तो लैंडस्केप वही होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट इज द वन फॉर्म, आर्ट इज द वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी इन द होल वर्ल्ड विच रियली वर्क्स फॉर यूनियन एंड डिस्ट्रॉयज द बैरियर्स बिटवीन मैन एंड मैन। कह रहे हैं कि आर्ट वो फॉर्म है ऑफ ह्यूमन एनर्जी, मानव की शक्ति का, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, विच जो रियली वर्क्स फॉर यूनियन, जो हमें यूनाइट करने के लिए काम करता है, एंड डिस्ट्रॉयज बैरियर्स, हमारे बैरियर्स को, बंधनों को तोड़ देता है, बिटवीन मैन एंड मैन, जो मानवों के, इंसानों के बीच में है। तो ये लाइन किसने कही है भाई? जॉन गाल्स वर्दी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज बट अ पुअर फिलोसोफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज टू एग्जीक्यूट फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट। ये बात भी आपकी किसने कही है? हमारे जॉन गाल्स वर्दी ने। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, हमें पढ़ना तो है ही है। आगे देखिएगा, रिलीजन वाज नॉट नियरली डेड बिकॉज देयर वाज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ बट समथिंग वाज स्ट्रगलिंग टू टेक प्लेस इन। रिलीजन वाज नॉट नियरली डेड, करें धर्म कोई बिल्कुल मर तो नहीं गया है ना, बिकॉज देयर वाज नो लॉन्गर रियल बिलीफ, करें जबकि कोई रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ नहीं दिखाई देता है। रियल बिलीफ, सच्चा विश्वास धर्म पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर। बट समथिंग वाज स्ट्रगलिंग टू टेक इट्स प्लेस, लेकिन कुछ तो है जो अपनी जगह लेना चाहती है, यानी जो हमारे सामने आना चाहती है। सोशल सर्विस, द एंड्स, क्रीड द बीज, क्रीड, हु सेड, ये बात किसने कही? तो नन अदर देन जॉन गाल्सवर्दी ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैन इवॉल्व्ड पिटी, जब कोई आदमी अपने अंदर दया का भाव लाता है तो ही डिड अ क्वेर थिंग, वो एक अजीब चीज़ करता है। डिप्राइव्ड हिमसेल्फ ऑफ द पावर ऑफ लिविंग लाइफ, वो अपनी लिविंग लाइफ को जीने की शक्ति से अपने आप को दूर कर लेता है। एज इट इज़ विदाउट विशिंग इट टू बिकम समथिंग डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये जो वो चीज़ है ये उससे इंसानों से ऊपर ले जाती है, इंसानों से अलग करती है। ये बात भी जॉन गाल्सवर्दी ने कही है। बड़ी फिलोसफिकल लाइन्स मिल रही है देखने के लिए, है ना। हु कोट्स द फॉलोइंग लाइन इन जस्टिस, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। ये बात किसने कही थी आपके प्ले जस्टिस में? वॉल्टर हाउ ने, विलियम फाल्डर तो बेचारा नहीं कहेगा, गरीब आदमी वो, गरीब कहाँ कुछ कहते हैं, कहते भी हैं तो कोई सुनता नहीं है। रॉबर्ट कॉक्सन ने या स्वीडल ने, तो ये बात जो है आपके वॉल्टर हाउ ने ही कही थी। ठीक है, कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। और एक्चुअल लाइन ये कहाँ की है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं, पोर्शिया द्वारा जो बोली जाती हैं, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन। म्यूट सीन भी आपका जस्टिस में है और ट्रायल सीन भी आपका जस्टिस में है। यहाँ पर ट्रायल सीन में सब कुछ बताया जाता है कि बड़ा ये बेचारा बच्चा है, सीधा साधा ईमानदार है, वो इंटेंसिटी में, इमोशनल इंटेंसिटी में गलत काम कर गया, उसको माफ़ किया जाए, ये है वो है। रूथ जिसके लिए किया था उसकी कंडीशन बताई जाती, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, उसको 3 साल की सज़ा दे दी जाती है। लॉ इज़ व्हाट इट इज़, अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। लॉ इज़ व्हाट इज़ इट, या व्हाट इट इज़, ये जो बात कही है ये किसने कही है? हु सेज दिस इन जस्टिस, जस्टिस में ये लाइन किसने कही है? तो हमारा जवाब होगा ये जो कहें, ये जज जो थे,
जो उस केस को सुन रहे थे ये बात उन्होंने कही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरॉनिकल है, सटायरिकल है। आयरॉनिकल ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि नाम तो जस्टिस है मगर इंसाफ मिला कहाँ। फाल्डर की एक एक बात सबके सामने थी कि उसने क्यों वो अपराध किया, लेकिन उसको उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। क्यों? कह दीजिए कि वो गरीब था, सीधी बात है। ठीक है ना। चलिए, इसलिए ये जो टाइटल है ये आयरॉनिकल है। नेक्स्ट है, जस्टिस शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिजन सोसाइटी या इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात की गई है, बल्कि इसमें ये ऑप्शन आपको मिल सकता है इंग्लिश प्रिजन सिस्टम। क्या ऑप्शन मिल सकता है? इंग्लिश प्रिजन सिस्टम, ये भी मतलब मिल सकता है इसके अलावा। ठीक है, प्रिजन सिस्टम। ठीक है, दो ये भी ऑप्शन मिल सकता है, लीगल सिस्टम और प्रिजन सिस्टम वाला भी। लीगल सिस्टम वाला आपको कंफ्यूज करेगा सिल्वर बॉक्स के साथ में, इनइक्वालिटी ऑफ लीगल लीगल सिस्टम ऐसे ही कुछ है उसमें, है ना, तो थोड़ा उससे और इसको अलग रखिए, अलग अलग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। गाल्सवर्दी का जो प्ले स्ट्राइफ है वो किस सब्जेक्ट या किस थीम के साथ डील करता है? तो क्या वो लेबर डिस्प्यूट है, जस्टिस है, या वॉर है, या क्लास डिस्टिंक्शन है? तो नहीं, ये जो बात है ये पहली वाली कि लेबर डिस्प्यूट, यानी लेबर और जो मालिक थे उनके बीच झगड़ा था, वो हड़ताल थी, उसी को डिपिक्ट किया है हमारे गाल्सवर्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स किस बात को लेकर के लिखा गया या किस बात को डील करता है? तो द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ये है वो बात, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। ठीक है ना, तो जस्ट ये लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती है जस्टिस से, तो दोनों को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर न्याय मिलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो न्याय है अमीर के साथ अलग है और गरीब के साथ अलग है, यानी दो तरह के कानून दिखाए हैं गाल्सवर्दी ने कि इंग्लैंड में दो कानून है। एक अमीरों के लिए कानून है, एक गरीबों के लिए। अमीरों को वो कानून छोड़ देता है, गरीबों को पीस डालता है। ठीक है भाई, चलिए। हु सेड सॉरी हु इज हेरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस। गाल्सवर्दी का जो प्ले जस्टिस है उसमें हेरोल्ड क्लेवर कौन है? गवर्नमेंट काउंसिल है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट काउंसिल है। नेक्स्ट देखिएगा, डिफेंस काउंसिल अगर पूछेगा तो फ्रॉम है, हेक्टर फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाल्सवर्दीज प्रॉब्लम प्लेज। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गाल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्लेज की? तो इसमें आपको नो असाइड और नो soliloquies, ये इनकी विशेषता नहीं। ठीक है, बाकी ये नो नो क्यों दिया है इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ये बात कंफ्यूज कर रही है ना। चलिए, इसको आप कमेंट में बताइएगा ज़रा क्लियर करके। चलिए 57 में आ जाइए। फिर से आपके सामने आंसर आ गया, हम उसको छुपा लेंगे। द रियल विलेन इन गाल्सवर्दीज प्लेज, जो रियल विलन थे गाल्सवर्दी के प्लेज में वो कौन थे? कौन? सोशल एविल्स। ठीक है, असली विलन यही है, इसमें कोई ना राक्षस आपको मिलेगा, ना कोई स्मगलर मिलेगा, ना कोई बुरा आदमी मिलेगा, बल्कि सोशल एविल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, और इनके जो प्ले हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स पर आधारित होते हैं, ये हम सबको पता है। ऑल प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी आर, जो सभी प्ले हैं गाल्सवर्दी के वो किस तरह के प्ले हैं? अभी हमने बात करी ना, वो सोशल ट्रेजिडीज हैं जो गाल्सवर्दी ने लिखा है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लॉ इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस, फिर से आंसर आ गया है, और चलिए पढ़ तो लीजिए। लॉ इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर। ये बात आपकी कहाँ से ली गई है? जस्टिस से ही ली गई है। ठीक है भाई। गुड मेन आर डिस्ट्रॉयड डेली अंडर अवर लॉ। सही बात है कि जो अच्छे लोग हैं हमारे कानून के द्वारा रोज उन्हें कुचला जा रहा है, पीसा जा रहा है। want of that human insight which views them as they were patients and not criminals। कह रहे हैं कि want of that human insight, इस कानून में उस मानवीय इंसाइट की कमी है जिससे ये इनको क्या समझे कि इसमें ये जो क्रिमिनल नहीं है बल्कि ये समय के परिस्थितियों के मारे लोग हैं। तो ये बात आपकी कहाँ से ली गई है इसको भी देख लेते हैं। क्या ये बात जस्टिस में कही गई है, लॉयल्टीज़ में कही गई है, सिल्वर बॉक्स में कही गई है, या स्ट्राइफ में? तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? और जस्टिस होगा, कि अच्छे लोगों को डेली कोई ना कोई कानून अपने पैरों तले कुचल देता है। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन। पूरे
80 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं, जहां ज़रूरत रही वहां आपको एक्सप्लेन भी किया गया है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, लाइक शेयर करिए वीडियो को, और टीजीटी की बढ़िया तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। और कुछ भी कमी आपको दिखती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है भाई, चलिए। इसकी यहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो टीजीटी के लिए, उनकी हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। और एक प्लेलिस्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी तैयार किए हैं, उसमें अभी 2016 के पेपर की बात की है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 से 6 साल के, यानी 5 से 6 बार कराए गए टीजीटी के पेपर्स हम उसमें डिस्कस करके आप तक पहुंचाएं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।